नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून एंड सबने राम राम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी मेंस जीएस पेपर थ्री का कंप्लीट एनालिसिस 2013 से लेके 2022 तक जो जीएस पेपर थ्री के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको वी विल ट्राई टू लिंक विद हरियाणा सिविल सर्विसेज 2022 का जो पेपर हुआ, और उससे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस बार आपके क्या सवाल जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, इसके पीछे मेन पर्पज यही है कि क्या क्वेश्चन पूछे गए उनको मैंने सिलेबस के हिसाब से अरेंज किया है, ताकि डायरेक्टली जो सिलेबस में है उसको आप लिंक कर सकें कि कैसे वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स पे आपको फोकस करना है जो बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन सा यूपीएससी का एरिया ऑफ फोकस है, किस टाइप के एनालिटिकल क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, एंड मोर और लेस यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। इससे पहले हमने जीएस पेपर 1 और 2 भी देखा था, तो उसमें वी सो कि अप्रोक्सीमेटली 80% जो हमारी थीम्स हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे गेट रिपीटेड, और 20% कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब पर ऐसा है कि थीम को आपको बहुत ही डिटेल में प्रिपेयर करना पड़ेगा। थीम का एक पर्टिकुलर सेक्शन नहीं, थीम के 5-6 सेक्शन होते हैं, उसी में से चीजें बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो आप अपने टॉपिक की लिस्ट बनाएंगे और उस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। 23 के हिसाब से आई विल हाईलाइट। और उसके अलावा जीएस मेंस पेपर डिस्कशन की सीरीज में पेपर 1 और 2 आपका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसमें से 2013 और 14 का जो बचा हुआ है वो आपके पेपर अब आ जाएंगे, और पेपर 3 की क्लासेस भी आपकी शुरू हो जाएंगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ये जो अपनी शीट है, टाइम टेबल जो मैंने आपको बना के दिया था, इसमें जो हमारा एंड डेट है पेपर 3 के डिस्कशन का, दैट इज सैटरडे 24 जून के आसपास रहेगा। वी आर 2 days लेट, बट वी विल फिनिश बिफोर 24th ऑफ जून, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी हमारे पास 10 दिन है। क्लासेस के नोट्स और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, जिनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। उसके अलावा अगला जो वीडियो आपका रहेगा कल मॉर्निंग में, वो रहेगा यूपीएससी मेंस जीएस 2013 का कंप्लीट डिस्कशन। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद एनालिसिस ऑफ आवर 10 इयर्स 2013 से लेके 21 तक के जो पीवाईपी हैं उनका अपन देख लेते हैं। देखो, अब इसमें मेजोरिटी क्या है कि ये डिटेल सिलेबस है जो यूपीएससी ने दे रखा है, जिसमें कि हमारा इकोनॉमी मेजरली आपसे पूछा गया है, क्रॉप्स के रिगार्डिंग पूछा गया है, लैंड रिफॉर्म्स आपसे पूछा गया है, देन साइंस एंड टेक आपसे पूछा गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट भी हमारा इसी में आ जाता है, और लास्ट इज इंटरनल सिक्योरिटी भी हमारा इसी में आ जाता है। आईआर आपका आता है पेपर 2 में, और यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी रहेगा। तो इसमें तो काफी चीजें रिपीट होती हैं। यहाँ पे तो क्या है कि एक बार अगर आपने ढंग से प्रिपेयर कर लिया तो चांसेस है कि ये भी समझने का कि अगली बार कौन सा क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, नाउ हम इसमें पेपर 3 के हिसाब से भी देखेंगे एचसीएस में कि वहां पे क्या आया था और उसमें से क्या क्या अपना आ सकता है। ठीक है, मेजरली करंट अफेयर के हिसाब से। नाउ इसको मैंने आपका बुलेट पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है, बुलेट पॉइंट नंबर 1 से लेके 20 तक। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी जो कि आपका प्लानिंग, रिसोर्स और ग्रोथ है, दैट कम्स अंडर B1। B2 इज इंक्लूसिव ग्रोथ। आप देखेंगे कि इंक्लूसिव ग्रोथ का लगभग लगभग हर साल या एक आधा गैप छोड़ के एक क्वेश्चन आता ही आता है। जेंडर बजटिंग मैंने सेपरेटली रखा है टू अंडरस्टैंड कि वुमेन रिलेटेड इश्यूज पहले भी पूछे गए हैं और अभी भी कितने क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं। क्रॉपिंग पैटर्न से फिर आपके कौन कौन से रहेंगे वो B4 में। B5 में हमारा MSP, PDS, बफर स्टॉक, एनिमल रियरिंग, ये सारे रहेंगे टॉपिक्स। B6 में हमारे रहेंगे फूड प्रोसेसिंग। यू विल सी के ईच एंड एवरी ईयर एक सवाल आपका फूड प्रोसेसिंग का रहता है। B7 में लैंड रिफॉर्म वी विल सी एंड ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह के कंटेक्स्ट में। B8 आपका है LPG रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। B9 में हमारा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि एनर्जी, पोर्ट, रोड, रेलवे और एयरवेज, इनके क्वेश्चन जो आते हैं। जैसे इंडिया एट 2022, ये एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट था। ठीक है, 3 ईयर एजेंडा एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट था। यहां से काफी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, कई बार मींस में स्पेशली क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये बुक्स जो है वो कर सकते हैं, 2022 तक की हैं बट फिर भी रेलेवेंट रहेंगी। ठीक है, फिर जैसे इन्वेस्टमेंट मॉडल, स्पेशली PPP, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ये जो हमारे रहते हैं उनके डिफरेंसेस आपसे पूछ लिए जाते हैं, क्या उनके इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, क्या वे फॉरवर्ड है। फिर साइंस एंड टेक में यू विल सी कि जो एवरीडे लाइफ में हमारे आता है, प्री में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। इस बार भी जैसे एचएस प्री में केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन आए थे एनसीईआरटी के, तो अब भी यहाँ से आने की संभावना है। फिर इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक की अचीवमेंट्स इंडिया की क्या रही, नई नई टेक्नोलॉजी क्या है। फिर आपसे डायरेक्टली स्पेस, आईटी, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा रहता है कि एक बार नैनो टेक्नोलॉजी से पूछ लिया, एक बार बायोटेक्नोलॉजी, फिर एक बार आईपीआर से आपका क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये सारे हमारे B13 में रहेंगे। B14 है आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन और EIA। इसमें जैसे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, सारे टॉपिक्स। और हाँ, वैसे सारे के सारे टॉपिक जीएस मेंस
300 टॉपिक्स मैंने आपको प्रोवाइड करा रखी है, लिस्ट उसमें भी है, और उसी का ही जो अपना मेंस बैच है तो उसमें भी ये सारे टॉपिक बहुत ही डिटेल में करवा रखे हैं। अगर आपने प्रिपेयर नहीं करे तो यू कैन ज्वाइन द बैच और वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो ये यूपीएससी अच्छे दोनों के लिए रेलेवेंट रहेगा। 15 में आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, अलग अलग डिजास्टर अलग अलग तरीके से देखे, पर उसमें आपसे एनडीएमए गाइडलाइंस वो पूछता है, ठीक है। क्लासेस में हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। तो ये है 17 आपका है एक्सट्रीमिज्म, उसका डेवलपमेंट और स्प्रेड कैसे होता है। 17 एक्सटर्नल और नॉन स्टेट एक्टर कैसे इंटरनल सिक्योरिटी, ये इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। देन इंटरनल सिक्योरिटी में कम्युनिकेशन, मीडिया का रोल, उसके क्या चैलेंजेस है। साइबर सिक्योरिटी इन इटसेल्फ अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है। मनी लॉन्ड्रिंग, उसका प्रिवेंशन, यहां से भी बार बार क्वेश्चन आते हैं। फिर एक ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम और उसका लिंकेजेस बॉर्डर एरिया के कंटेक्स्ट में। और लास्ट में जैसे वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज और उनका मैंडेट, तो ये हमने B20 में रखा है। इससे भी अपने को पता चलेगा एक आधा क्वेश्चन यहाँ से भी आपके बने हैं या नहीं बने, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। इंडियन इकोनॉमी में देखो ज्यादातर जो क्वेश्चन है जैसे प्लानिंग, रिसोर्स मोबिलाइजेशन में आपसे क्या पूछे गए। एक ये बहुत ही, जैसे 13 में कोई क्वेश्चन नहीं है तो 14 में जैसे इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज में शिफ्ट हो रही है, ठीक है, या फिर सर्विस सेक्टर का आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, या फिर हमारी जॉबलेस ग्रोथ जो ज्यादा हो रही है, या फिर आप 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी बनाने चाह रहे हो कैसे बनेगी, रूरल इकोनॉमी का क्या रोल रहेगा, अर्बन इकोनॉमी का क्या रोल रहेगा, इन दोनों का लिंकेजेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट जो इन इटसेल्फ एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स रहेंगे इसमें। नाउ नेक्स्ट देखिए, ये भी है जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड आपका पेपर 2 ह्यूमन रिसोर्सेज में भी था, तो आपको थीम्स कैप्चर करनी है कि कैसे लिंकेज कराया जा रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड, एम्प्लॉयबिलिटी और जो जॉब्स रहेंगी क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। फिर जो जॉब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, जॉब्स के लिए क्या कर सकते हैं, वही चीजें बार बार आ रही हैं दोनों तीनों। अब देखिए नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ रहा है, क्यों, क्या क्या इश्यूज हैं, ये सब। फिर ऐसे ही इसमें अपना एक रहेगा सेविंग रेट जो है उससे कैसे ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप सही याद रखेंगे सेविंग्स का, इन्वेस्टमेंट का, एक्सपोर्ट्स का, विद लिंकेजेस विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे रहेगा, तो ये रहेगा। अगला देखो, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव में हमारा फोकस किस पे ज्यादा रहना चाहिए। और ये आपसे बार बार पूछा जाता है कि जैसे ये भी लिंक है आपका जॉबलेस ग्रोथ से, या फिर हम कहें सर्विस सेक्टर से, कि ये कैसे उसको सोल्व कर सकता है, या फिर हम इसको एमएसएमई सेक्टर क्योंकि आपका लेबर इंटेंसिव रहता है उसको लिंक कर सकते हो, रूरल सेक्टर से भी लिंक कर सकते हो, डिसेंट्रलाइज सेक्टर से भी लिंक किया जा सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट था आपका नीति आयोग के कंटेक्स्ट में पूछा गया। नीति आयोग आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका कंपैरिजन आपका प्लानिंग कमीशन, अभी क्या इश्यूज आ रहे हैं, कैसे उसको रिवैम्प किया जा सकता है, ये रहेंगे। फिर जीडीपी का लिंकेज इन्फ्लेशन से, क्या इंडिया की इकोनॉमी अच्छी शेप में है, क्या क्या उसको अपन इंप्रूव कर सकते हैं। अब देखिए इकोनॉमी में जो हमारे क्वेश्चन आए थे, जैसे एक क्वेश्चन ये था कि इंडियन और मल्टीनेशनल कंपनीज रूरल मार्केट में आ रही हैं, यही हमारी इकोनॉमी को बचा सकता है, और इसके बारे में डिस्कस करिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था इकोनॉमी में ये था कि बैंकिंग सेक्टर के नॉन एनपीए रिफॉर्म्स और ये सब, ठीक है। फिर था एमएसएमई सेक्टर, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन आपका आईआर में अपन इसको इंक्लूड कर लेते हैं, ये रहेगा। और इकोनॉमी में आपका क्या क्वेश्चन रहा, और तो नहीं है बट करंट में जैसे कोविड-19, तो ये आप साइंस एंड टेक या करंट में इसको रख सकते हैं। फिर जैसे COP26, ये आपका एनवायरमेंट का एक क्वेश्चन है, वैसे डायरेक्टली एचसीएस में एनवायरमेंट नहीं है बट फिर भी इसमें पूछा गया है, ठीक है। ये यूपीएससी में भी पूछा गया था, वी विल सी कि चैलेंजेस एसोसिएटेड विद कोविड, ठीक है। और ये तो आईआर के हो गए हैं, फिर से पॉलिटी हो गया है, आईआर पॉलिटी अपना मेजरली हो चुका है। फिर आईएनएस विक्रांत, और ये आपके साइंस एंड टेक डेवलपमेंट, डिफेंस डेवलपमेंट में आपके रहेंगे, ठीक है। फिर ये रहा, यानी 4-5 क्वेश्चन हमारे पेपर 3 के भी हैं, 4 क्वेश्चन हमारे पेपर 1 के थे, बाकी मेजोरिटी क्वेश्चन जीएस पेपर 2 के ही आपके रहे हैं, तो वहीं से आपको ज्यादा फोकस भी करना है। बट हाँ, पेपर 1 और 3 को नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते, बट हाँ स्टिल थोड़ा सा लीनियंट रह सकते हो, ठीक है। बट मेरे एडवाइस रहेगी इक्वली ही करना। हाँ बट ये है कि टाइम अगर कम है, कर रहे हो, तो किस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, पेपर 2 पे, फिर पेपर 3 पे, फिर पेपर 1 पे। बट हाँ ज्योग्राफी इस बार ज्यादा आई है, तो हम कह सकते हैं एचसीएस में आपसे पेपर 1 भी पूछा जा सकता है ना। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपसे कहा था साइकिल याद रखना है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, और ये आपसे लिंक किया जाता है। ये इंडिया 22 में भी डिटेल में डिस्कस है कि इन्वेस्टमेंट से कैसे कैपिटल होगी, उससे कैसे हमारा मतलब प्राइवेट पब्लिक एंटिटी के बीच में अपन कंसेशन एग्रीमेंट वगैरह डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपसे इंडियन इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में अलग अलग जैसे डिप्रेशन, रिसेशन, ये सब आता है। रिकवरी, जैसे वी शेप रिकवरी की हम बात करते हैं, तो वो कैसे रहेगा, ठीक है, और क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। फिर अगेन इन्वेस्टमेंट,
इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे होगी। इंक्लूसिव ग्रोथ बार बार अलग अलग तरीके से टॉपिक के साथ लिंक करके आपसे पूछा जा सकता है। एचसीएस में भी इस बार इंक्लूसिव ग्रोथ पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही देखिए इकोनॉमिकल ग्रोथ इन द रिसेंट, अगेन कि भाई लेबर एक्टिविटीज को प्रमोट करना है, जॉब ज्यादा क्रिएट करने है। ऊपर भी अपन ने देखा था लेबर और कैपिटल आया था, फिर से वही आ गया। अब देखिए इंक्लूसिव ग्रोथ जो B2 में हमारा टॉपिक है, वहां से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, क्या स्ट्रेटेजीज हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की नए बिल में, या फिर क्या चैलेंजेस हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के, क्या सेलिएंट फीचर हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के, कैसे कर सकते हैं, ठीक है, क्या मेजर्स हो सकते हैं। अगेन वही इंक्लूसिव ग्रोथ हमारी हो नहीं रही, इंक्लूसिविटी नहीं है, कैसे कर सकते। इंटरजनरेशनल, इंट्रा जनरेशनल इंक्लूसिव ग्रोथ, तो ये अलग अलग डायमेंशन है। इंक्लूसिव ग्रोथ अंडर मार्केट इकोनॉमी फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ पॉसिबल है या नहीं है, कैसे किया जा सकता है। तो ये एक ही टॉपिक से लगभग लगभग हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं 1-2 साल को छोड़ के, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। B3 देखिए गवर्नमेंट बजटिंग में आपसे अलग अलग क्वेश्चन है, जैसे FRBM एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्स एक्सपेंडिचर, कई बार आपसे टर्म देके पूछ लेता है कि ये टर्म क्या है। टैक्सेस से रहते हैं, GST रहता है, डायरेक्ट टैक्सेशन का रहता है, तो वो कि टैक्स एक्सपेंडिचर क्या है। हाउसिंग सेक्टर को एग्जांपल देके कैसे बजटरी पॉलिसी इसके कंटेक्स्ट में बनाए जा सकते हैं। GST क्या है, उसको कैसे रोल आउट, रीजंस क्या है, क्यों रोल आउट किया गया, क्या उसने GST 2 बार पूछा गया, क्या उसने इंडिया को एक मार्केट बना दिया गया, क्या उसने जो मल्टीपल हमारे कैस्केडिंग इफेक्ट था उसको कम किया गया। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम सरकार की तरफ से आई, तो ये आप बजट और स्कीम्स वाले कंटेक्स्ट में अपना आ जाएगा, उसी के हिसाब से अपने को देखना है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम आपसे पूछा, फिर देखो जेंडर बजटिंग क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे कर सकते हैं। फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, वैसे इस टॉपिक को हम उसमें भी रख सकते थे, बट गवर्नमेंट बजट के कंटेक्स्ट में मैंने प्रधानमंत्री में रख लिया। पूरा अर्बन मिशन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के कंटेक्स्ट में बजट में आया था। तो बजट इकोनॉमिकल सर्वे आपका इस साल का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपको देखना है, वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे। GST देखिए क्या इसने रेवेन्यू इंप्लीकेशन रही है, तो यहाँ पे आपके फैक्ट्स और एग्जांपल्स तैयार होने चाहिए इन सारे टॉपिक्स के। फिर देखो पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट क्या है, कैसे क्या उसके चैलेंजेस हैं एक्सपेंडिचर के, क्या इश्यूज है, कैसे उसको किया जा सकता है। पोटेंशियल GDP को आप डिफाइन करें, ठीक है, क्या फैक्टर्स हैं जो इनिबिट कर रही हैं हमारी पोटेंशियल GDP। जैसे मान लो इंडिया की पोटेंशियल GDP है 10 ट्रिलियन, बट नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, व्हाट आर द फैक्टर्स, कैसे किया जा सकता है, तो ये रहेगा। फिर जैसे GST फिर से पूछा गया, कैसे इसने न्यू फेडरल टेंशन वगैरह कंपनसेशन फंड है उससे क्या रहा। फिर देखिए इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी। एक्चुअली 2015 में चेंज की गई थी, तो पर क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। बट हाँ बेसिकली हम इसको बेसिक इकोनॉमी में पढ़ते हैं, व्हाट इज द कंप्यूटेशनल मेथोडोलॉजी, क्योंकि उसको लेके कई बार सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या आप जो GDP कैलकुलेट कर रहे हैं वो सही है नहीं है। तो इस टाइप का स्टैटिक पोर्शन का भी सवाल आपसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं HCS में भी, ठीक है। फिर देखिए कैपिटल बजट रेवेन्यू बजट में क्या डिफरेंस है, अगेन ये एक स्टैटिक का सवाल आपका रहेगा। तो ये बजट से इस टाइप के सवाल आपके आ रहे हैं, कॉमन थिंग्स। अब देखो क्रॉपिंग पैटर्न, इरिगेशन, एग्रीकल्चर या फिर फार्मर्स के क्या क्वेश्चन है। फूड सिक्योरिटी बिल जो आपका आया था उसमें WTO को लेके क्या इश्यूज कंसर्न चल रहे थे, ठीक है। फिर APMC जो हमारी है उनके क्या इश्यूज हैं, क्या इंपीडिमेंट्स हैं, फूड इन्फ्लेशन को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे, वो सब, ठीक है। फिर देखिए एग्रीकल्चर फाइनेंस का बैकग्राउंड पूछा कि भाई क्या कंस्ट्रेन है फाइनेंस के, क्या चैलेंजेस है, ये एक जनरल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर में सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस, मार्केटिंग, ठीक है, MSP और ये सब। फिर देखो डिजिटल इंडिया को फार्म प्रोडक्टिविटी से लिंक किया जा रहा है। फार्म प्रोडक्टिविटी में हम लेबर प्रोडक्टिविटी, फार्म प्रोडक्टिविटी, वाटर प्रोडक्टिविटी के कंटेक्स्ट में भी बात करते हैं, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स क्यों उगा रहे हैं, उगानी चाहिए नहीं उगानी चाहिए। जैसे ये देखिए वाटर यूज एफिशिएंसी कैसे कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। एलिलोपैथी, वैसे ये साइंस एंड टेक के कंटेक्स्ट में भी रहेगा, बट एलिलोपैथी का मेजर रोल क्रॉपिंग पैटर्न में क्या है, तो इसको मैंने क्रॉपिंग में ही डाल दिया। व्हाट आर द मेजर रीजन कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, ये कॉमन। कैसे डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, इसी में संपदा आपसे पूछा गया कि कैसे डाइवर्सिफिकेशन रहेगा, कैसे इसको स्टेबलाइज किया जा सकता है। सिक्किम जो कि आपका ऑर्गेनिक स्टेट बना था, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आपका बार बार न्यूज में रहता है, तो ये आपसे पूछा गया था। तो अब ऑर्गेनिक फार्मिंग भी स्पेशली हमसे पूछा जा सकता है, HCS में भी आ सकता है, क्योंकि हरियाणा में भी सरकार काफी फोकस कर रही है हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग,
संपदा और इजराइल के साथ भी मिलकर अपन कर ही रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे मिलेट्स आया, इस बार भी मिलेट्स आ सकता है, तो वो रहेगा मिलेट्स के प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, जैसे अपन ने पल्सेस का देखा था, क्यों करना चाहिए, क्या है, क्या क्रॉपिंग पैटर्न है, मैप वगैरह बना के बता दो, ठीक है। फिर अगला देखो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है, सस्टेनेबल फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ से हरियाणा कंटेक्स्ट में भी अच्छे से सवाल आ सकता है। फिर वाटरशेड जो प्रोजेक्ट है, वाटर स्ट्रेस जो हमारी एरियाज हैं उसको कैसे मैनेज कर सकता है। वाटर के 5-6 क्वेश्चन आ चुके हैं, वाटर एफिशिएंसी, वाटर मैनेजमेंट, वाटरशेड, तो ये हमने देखे थे, पहले भी आए हैं अभी भी। अगला देखो वाटर इंजीनियरिंग क्या है, एग्रीकल्चर साइंस क्या है, एम एस स्वामीनाथन और विश्वेश्वरैया जिन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। अब देखिए एग्रीकल्चर में हमारे जो इश्यूज रहते हैं अब उनको भी स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है, क्या ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज हैं, मार्केटिंग के इश्यूज हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस के इश्यूज हैं, ठीक है। फिर ऐसे देखिए राइट वीट सिस्टम के क्या फैक्टर हैं, क्यों सक्सेसफुल रहा, कैसे इंडिया के लिए उसकी रेलेवेंस है, कॉमन थिंग्स। वाटर स्टोरेज इरिगेशन कैसे बेटर करोगे, माइक्रो इरिगेशन अगेन इरिगेशन में वही सब चीजें, ठीक है। फिर उसको कैसे बेटर किया जा सकता है, रिवर लिंकिंग भी आपका रहेगा। फिर फूड सिक्योरिटी एक्ट और बिल्स में आपके एटलीस्ट 20-30 एक्ट्स और बिल आपके इंपॉर्टेंट जो है वो प्रिपेयर होने चाहिए। जैसे अभी इन्होंने पूछा था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो हमारा 2007 में आया था, वो क्वेश्चन आया था, तो फूड सिक्योरिटी मिशन और एक्ट दोनों अपने प्रिपेयर होने चाहिए एचसीएस में जो क्वेश्चन आए हैं उसके कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो ये है। अगला देखिए मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया कैसे कर सकते हैं, ऊपर भी एक क्वेश्चन था, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग के क्या इश्यूज हैं, तो वो फिर से यहाँ पे आ गए, ठीक है। और क्या है जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ऊपर भी अपन ने देखा था इंटीग्रेटेड फार्मिंग, वो दोबारा से क्वेश्चन आ गया बट उसको लिंक किया गया स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर से। सस्टेनेबल फार्मिंग को भी ऐसे ही लिंक किया जा सकता है, इंटेंसिव फार्मिंग को भी ऐसे ही लिंक किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए फार्म सब्सिडी, एमएसपी, बफर स्टॉक के क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। तो देखो एग्रीकल्चर सब्सिडी जो दी जा रही है, ठीक है, उसको एनालाइज करो कैसे वो डिस्टोर्ट कर रही है, डब्ल्यूटीओ के कंटेक्स्ट में भी रहेगा। लाइव स्टॉक रियरिंग का बड़ा पोटेंशियल है, कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं। डीबीटी क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में। फिर जो सब्सिडीज हैं, एमएसपीज हैं, इंश्योरेंस है, कैसे उसकी सिग्निफिकेंस रहेगी। फूड प्रोसेसिंग और मार्जिनल फार्मर्स हमेशा आपसे लिंक कराया जाएगा, स्पेशली लिंक रहेगा आपका मार्जिनल फार्मर्स के ही कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो ये है। अगला देखो एमएसपी क्या है, इसके लिए क्या किया जा रहा है, अभी भी रिसेंटली आप फिर से आपके प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो उसके कंटेक्स्ट में अब हरियाणा में ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगला जैसे हमारा फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या इश्यूज हैं, कैसे उसको अपन बेटर बना सकते हैं, वही चीज फिर से पीडीएस जो है कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं वो फिर से पूछ लिया, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग से हर साल लगभग एक क्वेश्चन आता है। देखो पिंक रिवोल्यूशन क्या है, ठीक है, उसको कैसे अपन बेटर न्यूट्रिशन और हेल्थ के लिए कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ई कॉमर्स की मदद से क्या कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग रिवोल्यूशन बताओ, तो ये हमारे फूड प्रोसेसिंग में ही रहते हैं और कैसे उससे बेटर अपन, अब उसको लिंक किया गया पॉवर्टी और फूड सिक्योरिटी से, कैसे अब लिंकेज रहता है, यूपीएससी में लिंकेज करेगा, एचसीएस में कई बार कि भाई क्या रीजंस हैं और क्या सॉल्यूशंस हैं। फिर से देखो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को कैसे सोशो इकोनॉमिकल तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सकता है अपलिफ्टमेंट के लिए। फिर देखिए फ्रूट्स वेजिटेबल अगेन फूड प्रोसेसिंग की सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इंटरमीडिएट्स को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर मिशन उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, इनकम फार्मर्स की कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर उसके चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर वही चल रहा है, सेम थीम, उस थीम्स के 5-6 जो आपके हब एंड स्पोक मॉडल जो अपन बोलते हैं, तो फूड प्रोसेसिंग इज योर हब, उसके 5-6 अपने स्पोक्स रहेंगे, उसी कंटेक्स्ट में अपना सारा का सारा आ रहा है। फिर देखो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अगेन डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेसिंग ये सेम ही रहेगा, ठीक है, उसमें क्या टेक्नोलॉजी अपन यूज कर रहे हैं। फिर देखिए इलेबोरेट सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि ये बार बार आ रहा है, हरियाणा में आ सकता है इस बार क्वेश्चन फूड प्रोसेसिंग, इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। देखिए लैंड रिफॉर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, B7। अब इसमें अलग अलग तरीके से पूछा है कि एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन लैंड रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में कैसे हेल्प किया और पॉवर्टी को एलिवेशन में कैसे हेल्प किया, क्या एग्रीकल्चर फ्रेंडली रहे आपके लैंड रिफॉर्म्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो अपना आया था वो आया था हाउ फार लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, जो पॉलिसी ब्रिटिश की रही उससे कमर्शियलाइजेशन हुआ और ये रहा। अब लैंड रिफॉर्म क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है तो वो पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर इसी में फेयर एंड कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एक्ट जो आया था, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा एचसीएस में, बट फिर भी ये रहेगा, ठीक है। फिर देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एवरेज लैंड होल्डिंग साइड है उसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपका डायरेक्टली एचसीएस में आ सकता है। रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो यानी उसके रोल
उससे रिलेटेड एक्ट और उससे रिलेटेड हमारा जैसे अभी एपीएमसी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके जो आपके एक्ट्स आए थे जिसको बाद में विड्रॉ करना पड़ा, तो वो उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आया लैंड रिफॉर्म में। हाँ 21 में एक और है, हाउ डिड लैंड रिफॉर्म इन सम पार्ट हेल्प इन इंप्रूविंग सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल, यानी यू कैन सी कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर से लिंक करवाते हुए आपसे पूछ रहे हैं। एक डाटा आपको पता होना चाहिए कि 85% से ज्यादा तो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ही हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं पे किया जा रहा है। वुमेन पे, वल्नरेबल सेक्शन पे फोकस क्यों ज्यादा रहता है? क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। फिर देखो इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, तो एलपीजी रिफॉर्म्स का लिंक आपसे पूछेगा ग्रोथ पे। देखो एग्जामिन इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, ठीक है, ऑन कंपनीज ओन्ड बाय इंडियंस, क्या एमएनसी इनसे कंपीट कर पा रही है? अब देखो इसके क्या फायदे नुकसान रहे, इसके कंटेक्स्ट में एफडीआई है, मिडिल क्लास है, सर्विस सेक्टर है, जॉबलेस ग्रोथ है, तो यही रहेंगे एलपीजी रिफॉर्म्स 2.0 क्या चाहिए अपने को, ठीक है, और क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में करना चाहिए। तो ये फिर पुराने टाइम पे एफडीआई को लेकर ज्यादा चलता रहता था, इंपैक्ट ऑफ एफडीआई, मल्टी रिटेल में क्या रहेगा, सेक्टर स्पेसिफिक भी पूछा जाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जैसे फूड में आपसे पूछा गया था सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे इसमें पूछा गया कि एफडीआई, एफडीआई आपका मेजरली ये होना चाहिए, एचसीएस में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि एफडीआई के पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। मल्टी ट्रेड रिटेल, यहाँ पे भी मल्टी ब्रांड रिटेल, तो एफडीआई प्लस मल्टी ब्रांड को तो आप जरूर जरूर देखेंगे। व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट आर द चैलेंजेस, क्योंकि मल्टी ब्रांड रिटेल में अपना जो है वो अलाउड नहीं है, आई थिंक एक में अलाउ नहीं है, इन्वेंटरी बेस्ड में अलाउ नहीं है, मल्टी ब्रांड में आई थिंक अलाउ है। हाँ अब देखो कैपिटलिज्म ने जो वर्ल्ड इकोनॉमी को गाइड किया, ठीक है, ये शॉर्ट साइटेड है, रिच और पुअर का डिवाइड बढ़ता है, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं आती। सेम टॉपिक डिफरेंट तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, तो हमें होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। एफडीआई जो है डिफेंस सेक्टर में जो हम ला रहे हैं उसके क्या फायदे नुकसान रहेंगे। अभी इन द लास्ट 5 ईयर्स तो हमारा बहुत ही ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं, तो ये सवाल एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा कि डिफेंस सेक्टर और एफडीआई SEZ, ठीक है, तो हमारे जैसे NIMZ और SCZ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई इसके इश्यूज क्या हैं, टैक्सेशन, गवर्निंग और एडमिनिस्ट्रेशन के क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, नीड ऑफ एफडीआई क्या रहेगी, क्या इश्यूज हैं, रेमेडियल स्टेप है, अगेन सेम। पोस्ट रिफॉर्म में इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो हमारी पीछे रही जीडीपी से, जैसा कि मैंने आपको बताया सर्विस सेक्टर ज्यादा ग्रो किया, तो ये कंपैरिजन पूछा जाता है इकोनॉमी में। पहले भी एक टाइप का एक सवाल अपन ने देखा था कि क्यों लेबर इंटेंसिव पे फोकस करने की आवश्यकता है, सेम थिंग्स। नाउ नेक्स्ट इज रिसेंट जो प्रोटेक्शनिज्म को लेके चल रहा था, ठीक है, उसके मैनिपुलेशन इन द वर्ल्ड ट्रेड क्या हो सकते हैं, तो वो आपसे पूछा गया, वो देखेंगे। अब इसमें देखो प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है, ट्रेड वॉर, ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट एंड रेलवेज, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है। जैसे ग्रीन एनर्जी को लिंक करते हुए बहुत ज्यादा चीजें रहती हैं। इंडिया का ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर क्या है, कैसे वो कन्वेंशनल एनर्जी को करेगा, रन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या होता है, उससे क्या बेनिफिट रहेगा, अगेन रिन्यूएबल, अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कैसे गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया। सोलर एनर्जी, यानी देखो जो जो रिन्यूएबल, सोलर, हाइड्रो, 6-7 जो अपने डायमेंशन है वो अपने प्रिपेयर होने चाहिए। क्या उसके आपके थर्मल में क्या रहेगा, ठीक है, कैसे उसको इफेक्ट करेगा, एक अकाउंट दीजिए रिन्यूएबल एनर्जी का, एलईडी के साथ डिस्कस करें। ये ऑलरेडी एचएस में पहले पूछा गया था 19 में आई थिंक, तो वो पूछा जा सकता है फिर से। फिर देखो ये उस टाइम पे थीम थी ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया, उसके कंटेक्स्ट में, तो इस बार की जो बजट की थीम रहेगी वो भी आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए और उसके कंटेक्स्ट में सवाल भी। फिर देखिए अगेन कि भाई अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एनर्जी से एसडीजी आएगा, कैसे आएगा, उसको लिंक करना पड़ेगा अलग अलग चीजों से। ग्रोइंग एनर्जी नीड में न्यूक्लियर एनर्जी का क्या लिंकेजेस है, जैसे हमारा 2% के आसपास न्यूक्लियर है, तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसमें लिंक कर सके। इंडिया के क्या इश्यू चल रहे हैं न्यूक्लियर में, कैसे बेटर किया जा सकता है, यही अपना रहेगा। अब देखो अगला कि भाई डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ डिराइविंग सनलाइट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी सोलर आ गया। रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक अपन ने 50% का टारगेट रखा था, तो उसमें क्या हो सकता है, जैसे COP26 आपसे पूछा गया एचसीएस मेंस में, उसमें हमने इसको डिटेल में डिस्कस भी किया था, बैच में भी डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया भी था कि भाई ये आने की संभावना है पूरी पूरी, तो ये पता भी था कि हाँ आ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो 50% का टारगेट हमने रखा, तो ये पूछ रहे क्यों, कैसे अचीव कर सकते हैं, सब्सिडीज जो है उससे अपने को कैसे शिफ्ट होना पड़ेगा, तो एक्सप्लेन करो, ठीक है। अगला देखो इन्वेस्टमेंट मॉडल में आपसे 2-3 टाइप के जो हमारे मॉडल रहते हैं जो बार बार रहते हैं, उसी से पूछा जाता है कि क्या इश्यूज हैं, कैसे हम इसको बेटर कर सकते हैं। तो देखो पीपीपी, क्रिटिसिज्म,
प्रोज एंड कॉन्स। पीपीपी, ठीक है, सक्सेसिव जनरेशन में कैसे कैपेसिटीज को कॉम्प्रोमाइज किए बिना कर सकते हैं। पीपीपी मॉडल चैलेंजेस कैसे सोल्व करोगे। पीपीपी इन इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जामिन विद द रेलवे कंटेक्स्ट, तो ये 2-3 बार आया है, यानी आपको पता होना चाहिए पीपीपी के पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको आप इंप्लाई कर यूज कर सकते हो किसी भी सेक्टर के साथ। रेलवे पूछ लिया, मान लो एविएशन पूछ ले, एविएशन में यूज कर लेना। फिर देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन एंड इफेक्ट, जैसे कि फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन, उसके मेरिट डीमेरिट, ये सारे क्वेश्चन, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, क्लिनिकल ट्रायल्स, एफडीजी, ये सारे आपके जीएस मेंस बैच में मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं। फिर ये तो उस टाइम पे था एम्पायर डिसीजन रिव्यू, तो तब पूछ लेगा। डिजिटल सिग्नेचर क्या है, उसकी क्या एप्लीकेशन रहेंगी। साइंटिफिक रिसर्च जो हमारी यूनिवर्सिटीज में चल रही है उतना अट्रैक्टिव नहीं है, कैसे उसको बेटर किया जा सकता है। एक जर्नलिस्ट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में जैसे R&D, अगर अपन देखें कि लेस देन 1% ऑफ जीडीपी हमारा R&D में रहता है, ठीक है, तो हमें इसको और ज्यादा इंप्रूव करने की आवश्यकता है। तो ये बार बार पूछता है क्यों हम R&D में नहीं खर्च कर पा रहे, कैसे इसको बेटर बनाया जा सकता है। फिर देखो अगेन कि ड्रग रेजिस्टेंस क्या है, उसको कैसे मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं। RNSS आपसे पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये HCS में भी आ सकता है, ठीक है। अगला स्टेम सेल थेरेपी, यानी आपसे कॉमन जो हमारे टॉपिक्स हैं उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, बो साइंसटीन आपका चल रहा था, तो उसके बारे में पूछा गया कि वो क्या है, क्या उसका काम था, क्या उन्होंने किया। S-400 डील जो हमने करी थी, ठीक है, उसके बारे में पूछा कि वो क्या है। अब जैसे इसी के कंटेक्स्ट में अपने से क्या सवाल पूछा गया कि भाई आपने जो INS विक्रांत है उसके कंटेक्स्ट में मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो ये लिंकेजेस ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। अब देखो LED, क्योंकि नोबेल प्राइज मिला था 2014 में, बट क्वेश्चन पूछा 2021 में, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी आप ब्लू LED के कंटेक्स्ट में इसकी एवरीडे एप्लीकेशन, LED की एवरीडे एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली। फिर देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हमारी इंक्रीज हुई है, हेल्थ चैलेंजेस जो है उसको कैसे मीट किया जा सकता है, इट इज अ कॉमन टॉपिक। जेम्स वेब आपसे पूछा गया, जेम्स वेब भी मैंने डिटेल में करवाया था, ये संभावना थी कि HCS में पूछा जाए, नहीं पूछा, बट स्टिल। फिर देखो व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन, क्योंकि कोरोना के वैक्सीन वाला चल रहा था, प्री में भी क्वेश्चन आए कि भाई क्या वैक्सीन है, कैसे डेवलप होती है, क्या मैन्युफैक्चरर्स के इश्यूज हैं, ये सब। नेक्स्ट देखिए अचीवमेंट ऑफ इंडियंस एंड इंडिजनाइजेशन, यहाँ पे 4-5 चीजें पूछी गई हैं, वो आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए PYP के। जैसे इंडिया के अचीवमेंट्स को डिस्कस करो इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड, हाउ इट इज हेल्पिंग इन सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। अब स्पेस को एग्रीकल्चर से लिंक करके भी पूछा जा सकता है, कैसे वो एग्रीकल्चर में करेगा, वी विल सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, यानी ये तो अभी पूछा है सोशो इकोनॉमिकल। इंडिया हैज अचीव्ड स्पेस मिशन चंद्रयान MOM, ठीक है, बट नॉट वेंचर्ड इनटू मैन्ड स्पेस, इसमें क्या रहेगा, जैसे अभी अपना गगनयान आ रहा है, ठीक है, या फिर वाइपर और ये सब भी आ रहे हैं, निसार भी आ रहा है, तो ये पूछे जा सकते हैं। अब देखो अगेन वही पूछ, स्पेस स्टेशन खुद का होने का क्या फायदा है, तो स्पेस स्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखो साइंस में जो हमारे इसमें है, एग्रीकल्चर में क्या हो सकता है, यानी साइंस की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर बेस्ड, ठीक है, ये आए। फिर देखिए स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो, बायोटेक्नोलॉजी, IPR से बहुत सारे क्वेश्चन आए। IPR में एक तो बेसिकली देखो IPR जो लॉ है 1970, उसके प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए, नोवाटिस केस पता होना चाहिए। अभी IPR के लिए जैसे अपने IPR पॉलिसी लेके आए, उसके प्रोविजंस पता होने चाहिए, ये भी करवाया हुआ है साइंस एंड टेक में। फिर देखिए 3D प्रिंटिंग क्या है, 3D 4D प्रिंटिंग की आजकल अपन बात करते हैं, तो अभी हो सकता है कि 4D प्रिंटिंग पूछ ले, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, तो आप 4D आप तैयार करके रखेंगे, ठीक है। फिर देखो FRP कंपोजिट मटेरियल क्या है, एविएशन, और इसमें क्या इसकी यूजेस रहेगा, व्हाट इज IPR पॉलिसी, कॉपीराइट क्या है, पेटेंट क्या है, ट्रेड सीक्रेट क्या है, ये अपन सारी चीजें पढ़ते हैं। रोबोट्स क्या है, तो इनके प्रोहिबिटेड लेबर, इसमें रिसर्च और इन सब में क्या इसके इनोवेशन रहेंगे, क्या फायदा रहेगा, ठीक है। फिर जैसे देखो ट्रेडिशनल नॉलेज लाइब्रेरी, अगेन ये IPR का इशू है कि कैसे इसका मिसयूज हो रहा है, पेटेंट्स वगैरह गलती कराए जा रहे हैं, तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं लाइसेंसिंग में। फिर देखो 2016 में नैनो टेक्नोलॉजी आपसे पूछा, ठीक है, क्या मिशन है, क्या इश्यूज हैं, क्या उसके फीचर्स हैं नैनो टेक्नोलॉजी मिशन के, और कैसे अपन बेटर कर सकते हैं। 18 में आपसे बायोटेक्नोलॉजी पूछा, बायोफार्मा में कैसे अपन इसको बेनिफिट कर सकते हैं। 19 में फिर आपसे ट्रेडिशनल नॉलेज जो हमारा मेडिसिन की पेटेंटिंग, यानी पेटेंटिंग बायोटेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी अपना रहता ही है, ठीक है। फिर देखो अगेन आपसे पूछा गया बायोटेक्नोलॉजी को कैसे फार्मर्स के कंटेक्स्ट में अपन रख सकते हैं, हो सकता है डिफेंस के कंटेक्स्ट में आपसे पूछ लिया जाए नैनो टेक्नोलॉजी इन द डिफेंस सेक्टर, तो इस टाइप का लिंकेज रहेगा। जैसे नैनो को आपका हेल्थ सेक्टर में लिंक करके पूछा गया। अब GS मेंस बैच में मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही डिटेल में सारे उनसे लिंक करते हुए करवाया था,
ठीक है, तो ये अब आपसे स्पेसिफिक पूछ लेता है। फिर देखो अगेन बायोटेक्नोलॉजी आया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कैसे पुअर सेक्शन से भी इसको अपन अपलिफ्ट कर सकते हैं, तो ये टॉपिक आपके रहे। अब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से भी हमारे जो कॉमन टॉपिक हैं वही बार बार आते हैं। जैसे पहला टॉपिक जैसे इलीगल माइनिंग अपना प्रिपेयर होना चाहिए। वाटर पॉल्यूशन से आपका टॉपिक आया है यूएनएफसीसी कार्बन क्रेडिट का क्या मैकेनिज्म है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है, तो ये अपना स्टैटिक का रहता है, स्टैटिक जो अपन एनवायरमेंट में पढ़ते हैं। क्या ये एचसीएस में आ सकता है? एचसीएस में जनरली जैसे वाटर पॉल्यूशन वाला टॉपिक है ये आ सकता है, ठीक है। सीडीएम भी आ सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यूपीएससी पीवाईपी में से तो देखो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एआईए क्या है, उसके क्या इंपैक्ट है, अब जैसे नमामि गंगे है कैसे ये हेल्प कर रहा है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरमेंटल इंपैक्ट रिहेबिलिटेशन जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। रिवर इंटरलिंकेजेस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इसके इश्यूज रहेंगे, क्या इसके एडवांटेज रहेंगे, क्या इसको पॉसिबल है करना। सॉलिड वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमने मेंस में भी कराए हैं, यहाँ पे भी रहेंगे। वेटलैंड, वेटलैंड कंजर्वेशन जैसे अपन ने देखा था, मैंग्रोव कंजर्वेशन से आपसे पूछा गया, कोरल रीफ कंजर्वेशन से पूछा गया, वेटलैंड भी इंपॉर्टेंट। बायोडाइवर्सिटी इंडिया में कैसे वेरी करती है, फ्लोरा एंड फौना की कैसे अपन इसको कंजर्व कर सकते हैं। अभी जैसे बायोडाइवर्सिटी एक्ट में जो चेंजेस, सॉरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो चेंजेस करे गए हैं तो वो पूछ सकता है आपसे, ठीक है, क्योंकि रिसेंट है। फिर देखो सैंड माइनिंग क्या है, उसके क्या इश्यूज हैं। कैरिंग कैपेसिटी, ये पहले भी आपसे पूछा गया था, जीएस पेपर 1 में आया था, तो ये कैरिंग कैपेसिटी शिमला और उसके कंटेक्स्ट में पूछा गया था, क्यों वाइटल है, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। देखो लिंकेजेस हमेशा इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इन सब से ही रहेगा। फिर देखो ईआईए अगेन ईआईए आ गया, ऊपर भी आया हुआ था। वाटर कंजर्वेशन, वाटर सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं जल शक्ति अभियान से। नेशनल क्लीन एयर, तो यानी एयर पोल्यूशन में एनसीएपी का क्या रोल है वो आ गया। कोप 26, तो ये 2021 में क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ कोप 26 मीटिंग एंड व्हेन वाज द आइडिया ऑफ आईएसए फ्लोटेड, उसका क्या रहेगा, ठीक है। अब देखो अगेन, अब यहाँ पे एक और आया था कि डिस्क्राइब द की पॉइंट्स ऑफ रिवाइज्ड ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, जो कि डब्ल्यूएचओ ने रिलीज करी है। ये क्वेश्चन आ सकता है एचसीएस में, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज करा गया है, तो इसमें व्हाट आर द चेंजेस, एनसीएपी में अपन ने क्या चेंजेस करे। डिस्क्राइब द मेजर आउटकम ऑफ कॉप 26, व्हाट आर द कमिटमेंट्स मेड बाय इंडिया इन दिस कॉन्फ्रेंस। अब देखो यहाँ पे अपना क्या था कॉप 26 का क्वेश्चन, डिस्कस द चैलेंजेस विद climate change negotiation and conflict perspective between developed and developing countries at COP26, ठीक है। तो अब COP26 क्योंकि डेवलपिंग और डेवलपिंग का जो अपना इश्यू चलता रहता है उसके बारे में आपसे पूछ लिया गया, ठीक है, सेम। अब देखो अगला, each year a large amount of plant material cellulose is deposited on the surface of planet Earth. What are the natural process जो कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड इल्डिंग में, वाटर एंड एंड प्रोडक्ट्स बनाने में कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, नॉट मच रेलेवेंट, ठीक है, नहीं आएगा एचसीएस में। तो डिस्कस इन डिटेल फोटोकेमिकल स्मोक, उसका फॉर्मेशन, इफेक्ट, मिटिगेशन, ठीक है, एक्सप्लेन द 1919 गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल। तो ये स्टैटिक का पोर्शन है, एनवायरमेंट स्टैटिक में ये सारी चीजें पढ़ते हैं। गोथेनबर्ग फिर भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा देखेंगे। जैसे क्योटो, उसके कंटेक्स्ट में डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग, उसके इफेक्ट, कैसे उसको कम किया जा सकता है, हमेशा यही है, व्हाट आर द कॉजेज, हाउ कैन वी सॉल्व इट, ये सब रहेगा, ठीक है। फिर देखो कोस्टल इरोजन, तो लैंड स्लाइड्स पूछा गया है, कोस्टल इरोजन पूछा गया है, ठीक है। सो व्हाट आर द अवेलेबल टेक्निक्स जिससे अपन कॉम्बैट कर सके। अगला देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट में, अब यहाँ पे एक कॉमन चीज रहती है, व्हाट आर द कॉमन स्टेप्स जो डिजास्टर मैनेजमेंट के रहेंगे, एंड व्हाट आर द एनडीएमए गाइडलाइंस, जो हमारे 5-6 डिजास्टर रहते हैं वही बार बार आपसे आते हैं। फिर स्पेशली हम बात करते हैं ह्योगो प्रोटोकॉल, ठीक है, और सेंडाई फ्रेमवर्क, ये 4 चीजें आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। देखो अब देखो वल्नरेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या उसका लिंकेजेस है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या हमारा सिस्टम है, ड्रोट के लिए क्या एनडीएमए गाइडलाइन है, अर्थक्वेक क्या है उसके क्या है, ठीक है। अगला देखिए क्रॉप इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया। अर्बन फ्लडिंग आपसे पूछे गया, क्या रीजंस हैं, क्या प्रिपेयर्डनेस है। अर्बन फ्लडिंग ऑलरेडी 2 बार आ चुका है पेपर 1 में। अब देखो अगला क्लाउड बर्स्ट आपके क्या है, उसकी क्या एनडीएमए गाइडलाइन है, ये सारे करवा रखे हैं। क्लाउड बर्स्ट, GLOF ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, ठीक है, अर्बन फ्लडिंग, ये सारे टॉपिक करवाए हो। क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, हिमालयन एंड कोस्टल इकोसिस्टम को कैसे इंपैक्ट करेगा। सुनामी आपसे पूछ लिया गया, एनडीएमए गाइडलाइन पूछ लिया गया। सेंडाई फ्रेमवर्क, ठीक है, यही मैंने कहा था,
अब वल्नरेबिलिटी और इसको लेके भी पहले भी क्वेश्चन आया था 2013 में, अब वही चीज आपसे दोबारा पूछ ली गई है। देखो वल्नरेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट क्या है और उसके क्या फायदे हैं, तो फिर से कि वल्नरेबिलिटी एक एसेंशियल कंपोनेंट है, कैसे किया जाता है, कैसे ये हेल्प करेगा, ठीक है, क्या अलग अलग टाइप की वल्नरेबिलिटी है। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस हमारी कैसे होनी चाहिए, जोन्स हमें कैसे बनाने चाहिए, लैंडस्लाइड में स्पेशली। फिर कोविड 19 चल रहा था तो 22 में कोविड 19 उसका अकाउंट दो, कैसे टेक्नोलॉजी से हम हेल्प कर सकते हैं। सेम ऐसे पूछा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी से आप साइक्लोन मैनेजमेंट में कैसे हेल्प कर सकते हो, लैंडस्लाइड मैनेजमेंट में कैसे हेल्प कर सकते हो, अर्थक्वेक में कैसे किया जा सकता है, ठीक है। ये फिर देखो रिसेंट मेजर जो गवर्नमेंट के हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में कॉमन, अर्थक्वेक में क्या क्या हो सकता है, फिर से आ गया लैंडस्लाइड, फिर से आ गया क्लाउड बर्स्ट, फिर से आ गया, ठीक है। तो ये रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट B16, अब हमारे एक्सट्रीमिज्म इंटरनल सिक्योरिटी के रहेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 15 to 20 थीम्स है जो बार बार आपकी रिपीट हो रही होंगी। देखो एक तो है रेडिकलिज्म, कि भाई हमारी कल्चर डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्स नेचर ऑफ इंडिया, मल्टी रिलीजियस मल्टी एथनिक सोसाइटी इज नॉट इम्यून टू रेडिकलिज्म। जैसे कम्युनलिज्म पे 2 क्वेश्चन आए हुए थे, तो कम्युनलिज्म और रेडिकलिज्म क्यों हो रहा है, जैसे कि सीन इन हर नेबरहुड, तो हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए। फिर देखो रेडिकलिज्म का एक और पार्ट रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन, ISIS, कैसे ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को इंपैक्ट करेगा। मॉब वायलेंस बहुत बड़ा इश्यू चल रहा था, तो ये यानी रेडिकल, अब देखो 2 ही चीजें पूछेंगे, रेडिकलाइजेशन, मॉब वायलेंस, रिलीजियस, ये अपना प्रिपेयर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, बार बार ये सवाल आता है, तो रोल इंटरनल सिक्योरिटी। अब इसमें अपन देखेंगे 3-4 चीजें बार बार आती हैं, J&K, नॉर्थ ईस्ट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इन्हीं तीनों में से आलेगा, ठीक है, या फिर वो क्रॉस बॉर्डर वाला डिफरेंट रहेगा, इसी में अपन देखते हैं। देखो एप्सफा, अगेन ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी का हो गया, ठीक है, ये सारे करवा रखे हैं। फिर देखो अगेन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आया, फिर नॉर्थ ईस्ट का आया, फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आया, 19 में फिर से नॉर्थ ईस्ट आ गया, 20 में फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आ गया, 21 में फिर नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में आ गया, 22 में फिर से नक्सलिज्म आ गया। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये चारों चीजों पे बार बार आता रहता है क्वेश्चन, तो वो रिपीट होता रहता है। B18 में देखो कि भाई साइबर सिक्योरिटी मनी लॉन्ड्रिंग का क्या है, तो उसी में आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। मीडिया, सोशल मीडिया, ये 3 ही चीजें हैं, यही बार बार आएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, कैसे इकोनॉमिकल सॉवरेनिटी को क्वेश्चन करता है, सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू क्या इश्यूज हो सकते हैं, साइबर आ गया, साइबर वारफेयर क्या है। फिर देखो क्लाउड होस्टिंग ऑफ सर्वर जो होती है उसके क्या इश्यूज हो सकते हैं, अगेन साइबर सिक्योरिटी। फिर देखो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, तो ये आपकी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। फिर देखिए सोशल मीडिया और उनके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, रिसेंट पास्ट में क्या हुआ, कैसे अपन उसको कर्व कर सकते हैं सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से। 17 में फिर साइबर सिक्योरिटी पूछ लिया, 18 क्योंकि डाटा को लेकर चल रहा था, BN श्रीकृष्ण कमेटी आई थी तो उसके कंटेक्स्ट में पूछ लिया। साइबर डोम प्रोजेक्ट काफी न्यूज में था तो वो पूछ लिया 19 में, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी क्या क्या अलग अलग टाइप के साइबर क्राइम्स हैं, तो स्टैटिक का भी लिंकेजेस रहेगा, ये स्टैटिक का ही है सारा का सारा, ठीक है। अब देखिए अगला मनी लॉन्ड्रिंग फिर से पूछ लिया गया, क्या है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इस प्रॉब्लम को कैसे डील कर सकते हैं। फिर से साइबर अटैक पूछ लिया, व्हाट आर द चैलेंजेस इन साइबर सिक्योरिटी पूछ लिया। तो यही चल रहा है बार बार, यानी ये 3-4 थीम्स आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। अब देखो ऑर्गेनाइज क्राइम अगर आप देखेंगे तो बॉर्डर एरिया, ऑर्गेनाइज क्राइम और इसका लिंकेजेस। अब B19 में तो यही क्वेश्चन बार बार आता है कि बॉर्डर मैनेजमेंट क्या है साउथ एशिया म्यांमार के कंटेक्स्ट में, सिविल एविएशन लॉ एयर स्पेस को लेके, क्योंकि ये बॉर्डर में था मैंने इसको रखा, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था कि क्या चैलेंजेस हैं सिविल स्पेस को लेके। फिर देखो इलीगल ट्रांस बॉर्डर माइग्रेशन क्या रहता है, तो अगेन बॉर्डर मैनेजमेंट। फिर ये देखिए इंडियाज मैरिटाइम सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या हैं, तो ये एक सवाल आया था हमारा कि INS अरिहंत, और इसको ध्यान में रखते हुए क्या हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ठीक है। तो ये यहीं से आया आपका, चैलेंजेस एंड इंडिजनाइजेशन ऑफ इंडियन नेवी के क्या है इंडियन मैरिटाइम सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो ये ऐसे ही आते हैं, ये प्रिपेयर हो गया तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला चाइना पाकिस्तान एग्रीमेंट में आए तो CPEC आपसे पूछा है, CPEC को ये मैंने क्रॉस बॉर्डर में रख लिया, ठीक है। अगला देखो हॉट परस्यूट, सर्जिकल स्ट्राइक से कैसे हम टेररिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। टेररिज्म क्या है, एक कम्पिटिटिव इंडस्ट्री बन गई है उसके, यानी टेररिज्म, व्हाट इज टेररिज्म, उसके इश्यूज क्या हो रहे हैं, डेफिनेशन क्यों नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये टॉपिक वैसे भी डिटेल में मेंस बैच में भी करवा रखा है। सेम बॉर्डर मैनेजमेंट, उसके क्या कॉम्प्लेक्स टास्क है, क्या चैलेंजेस है, क्या स्ट्रेटेजीज हैं। अगेन देखो फिर से टेररिज्म कैसे कर सकते हैं, क्या सोर्सेज हैं टेररिज्म फंडिंग के। CPEC फिर से रिपीट हो गया, अभी थोड़ी देर पहले आया हुआ था। अगला देखिए ओपियम ग्रोइंग स्टेट्स, इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग में कैसे इश्यूज क्रिएट कर रहा है। फिर देखिए ओवरग्रोन वर्कर्स, J&K जैसे जमात इस्लामी था, तो ये कैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अगेन टेररिज्म को कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है।
यूएपीए में अमेंडमेंट्स हुए थे, सॉरी एनआईए एक्ट में, ये एनआईए एक्ट भी बहुत डिटेल में मैंने आपको करवाया था। तो एनआईए एक्ट में जो आपके हुए थे चेंजेस, उसके कंटेक्स्ट में क्या रहेगा कि भाई कैसे उसको किया जा सकता है, ये अपना रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर करने वाला आ गया था। बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट कैसे करोगे इफेक्टिव, सेम क्वेश्चन। इंटरनल सिक्योरिटी ट्रांस बाउंड्री क्राइम्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। फिर देखो टेररिज्म, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और उसको लिंक कर रहे हैं, कैसे मेजर करेंगे टेररिज्म को, फिर से आ गया तीसरी बार। टेररिज्म ऑर्गेनाइज क्राइम को लिंक किया। मैरिटाइम सिक्योरिटी, व्हाट आर मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस, क्या ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निकल प्रोसीजरल इनिशिएटिव हैं जिनको किया गया। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, पिछली बार नेवी के कंटेक्स्ट में आया, इस बार हो सकता है एयर स्पेस वाला भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये 2-3 ही रहता है अपने, एयर स्पेस ये और बाउंड्री वाला। अब B19 में देखिए, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, इसमें हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, ये खाली ही स्पेस रहा है, ये खाली रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हैं, तो ये सारे के सारे आपके हो गए बुलेट पॉइंट नंबर 20 तक। इसमें फिर भी कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए, ये बैच में भी मैंने करवा दी, जैसे CISF है, ठीक है, या फिर ग्रे हाउंड्स है, कोबरा है, ओके, ये हमने देखा था। आपका असम राइफल्स है, तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या है, पूछा भी जा सकता है। BSF है, ठीक है, तो ये है। तो ये हमारा पेपर 3 हो गया है। पेपर 3 में रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको हार्डली 15-20 थीम्स जो है वो ढंग से प्रिपेयर करनी है, उसके बाद आपका हो जाता है सवाल, ठीक है। सो दैट्स इट। तो इस वीडियो में हमने बात कर ली है पेपर 3 HCS से लिंकेज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ही पहुंच सके। एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो मॉर्निंग। 2013 GS पेपर 2 अपन डिस्कस करेंगे, और पेपर 1 की पूरी प्लेलिस्ट 2 की जो अपने हो चुकी है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So that's it. See you in the next video tomorrow. Till then, goodbye. Take care. Jai Hind.